अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल। पुर्तगाल में जब से फायर लॉक सिस्टम बंद हुआ है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पुर्तगाल में चेंज हो गई हैं। तो इस पे आज हम वन बाय वन एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मेरे पास एक दो क्वेश्चन है जो मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से आए हुए हैं, तो उसका भी मैं आंसर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में लोगों को कार्ड अभी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, लिस्बन में रहते हैं। तो उनका रूममेट है, वो फारो में अपने बायोमेट्रिक के लिए गया था। तो वहाँ उसका पीसीसी का फाल्ता था। तो वो फाल्ता तो इस वक्त उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो उन्होंने ऐसा किया, जिस दिन के बायोमेट्रिक थे वहाँ एक दो लोग आए थे, इन्होंने उनसे नंबर एक्सचेंज किए। तो अभी कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिनके नंबर इन्होंने वहाँ एक्सचेंज किए थे, उन्होंने इन्हें बताया कि तकरीबन 14-15 दिन के अंदर अंदर उनके कार्ड आ गए हैं। उन दोनों बांग्लादेशी भाइयों के 14-14 दिन के अंदर कार्ड आ गए। इनका अभी तक नहीं आया क्योंकि इनका पीसीसी का फाल्ता था। इन्होंने 10 दिन के अंदर उस फाल्ते को क्लियर कर दिया है। लेकिन अब देखें इनकी क्या अपडेट, जो ही इनकी कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा भी फेसबुक पेजेस से पता चलती रहती है, सूरत हाल मुख्तलिफ है। कई बंदे हैं उनके कार्ड जल्दी आ रहे हैं, और कई बंदे हैं उनके कार्ड देर से आ रहे हैं। और जो इस वक्त महात्मा गांधी सेंटर है उससे भी कोई ख़ास अच्छी खबरें नहीं आ रही। लोगों के एक महीने, तकरीबन एक एक महीना हो गया हुआ है बायोमेट्रिक को, लेकिन चंद एक सुना है कि कार्ड आए हैं। लेकिन ये जो फारो वाली न्यूज़ है ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है। वहाँ दो बांग्लादेशी भाइयों के बगैर कोर्ट केस के जो हैं कार्ड उन्हें मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईमेल का सिस्टम भी पुर्तगाल में चेंज हो गया है। मतलब लोगों ने पहले बायोमेट्रिक के टाइम पे अपने पेपर लेके जाने होते थे, अब उन्हें ईमेल आती है जिसमें उन्होंने पेपर अपलोड करने होते हैं। और ये सबके साथ मुख्तलिफ है। एक बंदा था, उसको सबसे पहले मेल आई कि आपकी बायोमेट्रिक डेट कैंसिल हो गई है। दोबारा उसको अगले दिन मेल आई कि आपने पेपर अपलोड करने हैं। फिर उसको तीसरी मेल आई कि आपने ये फलां सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक देने हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक ही मेल में कैंसिलेशन भी आती है, पेपर अपलोड का भी आता है, और उसमें उसको डेट भी मिल जाती है। और ये मुख्तलिफ है। पहला वीक तो बहुत अच्छा था जब ये ईमेल का पेपर अपलोड का सिस्टम शुरू हुआ था। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई। और अब मेरी इंफॉर्मेशन में एक दो बंदे हैं जिन्होंने एक एक महीना हो गया हुआ है अपने पेपर अपलोड किए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोबारा ईमेल नहीं मिली कि उन्होंने कौन से सेंटर में जाके बायोमेट्रिक करने हैं। और एक बड़ा कॉमन सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई बताएं कि पुर्तगाल में दोबारा फाइल लॉक सिस्टम कब ओपन होगा। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये फाइल लॉक सिस्टम दोबारा ओपन करेंगे। लेकिन जब तक इनसे ये मामला हल नहीं होते, जो बैकलॉग है और जिनके अभी दोबारा जो कार्ड्स रीन्यू होने हैं, ये सारे सिस्टम अभी जब तक क्लियर नहीं होंगे तो तब तक ये फाइल लॉक सिस्टम ओपन नहीं करेंगे। लेकिन फाइल लॉक सिस्टम इन्होंने ओपन ज़रूर करना है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जो टैक्स देते हैं उसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है पुर्तगाल की इकॉनमी में। पुर्तगाल के जो मेन आर्टिकल थे 88 और 89, वो तो इस वक्त बंद हो चुके हैं। उसके अलावा आप D2 वीज़ा लेके आ सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है, या D7 वीज़ा है जिसमें अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपको पेंशन वगैरह आती है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहाँ से आपको रेंटल इनकम आती है। या इसके अलावा आर्टिकल 90 है, 92 है। 92 स्टडी का आर्टिकल है, 90 भी इसी तरह का मिलता जुलता आर्टिकल है। इसमें मोस्टली लोगों का रुझान है कि एडमिशन लेके तो यहाँ से रेजिडेंस कार्ड को जल्दी ले सकते हैं। जॉब के हवाले से अगर पुर्तगाल को देखा जाए तो जॉब्स तो यहाँ हासिल करना शुरू से ही मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों के पास टीआरसी होता है या जिन लोगों को लैंग्वेज आती है उनके लिए जॉब कदरे आसानी से उन्हें मिल जाती है। लेकिन मोस्टली जो लोग नए होते हैं उन्हें जॉब सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज नहीं आती होती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बेसिक लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आपने कहीं पे जॉब करनी है, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आपके लिए जॉब हासिल करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अकामोडेशन के बारे में अगर बात की जाए तो पुर्तगाल में इस वक्त अकामोडेशन की सूरत हाल काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है। आपको बेड स्पेस, और अगर आपने कोई अकेला रूम फैमिली के लिए लेना है तो वो आपको शेयरिंग में मिल सकता है। अगर आप अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे कि वो हमें रेंट पे मिल जाए तो वो इस वक्त भी मुश्किल है। और अगर किराए की बात की जाए तो किराया बिल्कुल समझ लें कि 19-20 का फ़र्क पड़ा है, कोई ख़ास कम नहीं हुए। लेकिन अपार्टमेंट अगर आपने ख़रीदना है, रेंट पे लेना है, एक तो वो आपको मिलेगा बड़ी मुश्किल से। अगर मिल भी जाएगा तो उसके लिए वही एक दो 3-4 डिपॉजिट आपको एडवांस में देने होंगे, फिर जाके कहीं आपको अपार्टमेंट मिलेगा। मैं आपसे दो कमेंट शेयर करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछे थे। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई मैं फैमिली
वीज़ा पे जर्मनी आना चाहता हूँ, तो आके मैंने असाइलम करना है। तो मैं भाई को मशवरा देता हूँ, असाइलम आपने क्यों करना है, आपको असाइलम के बारे में पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर आपको कोई वहाँ पे अपने होम कंट्री में जान का खतरा है, इस तरह के मामला था, तो फिर आपको असाइलम करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर कह रहे हैं कि मैं जाके वहाँ पे ओवर स्टे रहूँगा, मैं जाके असाइलम कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, ये बड़ी मुश्किल से आप मैनेज कर सकेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, छोटी चीज़ नहीं है असाइलम करना। अगर आप असाइलम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके असाइलम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो जाके विज़िट करें, देखें, आपको फिर पता चलेगा कि असाइलम क्या चीज़ है। वैसे अगर आप विज़िट वीज़ा पे आके असाइलम करना चाह रहे हैं, तो शुरू में तो आपको असाइलम मिल जाता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई क्या मुझे पाकिस्तान से फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन का वीज़ा मिल जाएगा? तो मेरे ख्याल से तो 95% आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलना। वैसे तो कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपका अगर पासपोर्ट फ्रेश है तो आपको वीज़ा उस पर कोई कंट्री नहीं देगा। ये यूरोप में इस सूरत में होता है फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा हासिल करना, क्योंकि यूरोप वालों को ज़्यादातर पता है कि लोग ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आते हैं वो यहाँ पे आके परमानेंट ही रुकेंगे, वो वापस नहीं जाते। इसलिए जब तक आप उन्हें एक अच्छे प्रूफ नहीं देते, अपनी फ़ाइल अच्छी तरह तैयार करके नहीं देते, ख़ास तौर पर अपनी फ़ाइल में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में नहीं उन्हें बताते, मतलब अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप कहें कि मैं डायरेक्ट ही आपके कंट्री स्पेन में विज़िट के लिए आ रहा हूँ, तो वो ये सोच सकते हैं कि इससे पहले इसने कोई जो इसके नेबरिंग कंट्री थे, जैसे दुबई बड़ा अच्छा टूरिस्ट कंट्री है, थाईलैंड, मलेशिया है, तो इन कंट्रीज़ में ये कभी किया नहीं, तो अचानक से इसने विज़िट का प्लान यूरोप में कैसे बना लिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री को 3 या 4 कंट्री की बनाएं, उसके बाद स्पेन का अप्लाई करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल सकता है। तो ये थी मेरे पास आज इंफॉर्मेशन पुर्तगाल के हवाले से। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।